मित्रों, अगले वीडियो में हमने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात ध्यान से इसका अभ्यास किया। इस पाठ का आपको गृह कार्य नहीं दिया गया था। आपको मालूम होगा कि ये पाठ आपको बार बार पढ़ना था। और आज इसके बारे में हम बता दें कि आपने भी ऐसा कोई पर्यटन किया हो तो आपको ये लिखना है पर्यटन के बारे में। आज हम देखते हैं कक्षा 9 हिंदी, पाठ है निर्भय बनो, जिसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अब पहले फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन के बारे में थोड़ा जान लें। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। इनके दादी माँ ने उनका नाम ऋणिया रखा था। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने ऋण लिया होगा। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल में तथा वाराणसी में हुई। 7 वर्ष की छोटी उम्र से ही उन्हें साहित्य के प्रति झुकाव हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को अपने हृदय से कभी अलग नहीं किया। लेखन कार्य के समय वे अपने पिताजी के समाधि के बगल में बैठकर अनवरत घंटों लिखा करते थे। लिखते समय किसी तरह की रोक टोक उन्हें पसंद नहीं थी। उनकी पहली कहानी थी परीक्षा, वह रुला देने वाली कहानी थी। उनकी बट बाबा कहानी पूरे विश्वविद्यालय में काफ़ी चर्चा में रही थी। 9 साल की उम्र में वानर सेना का गठन किया। विश्वविद्यालय में वे अलग अलग संगठन के अध्यक्ष रहे थे। 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने कुछ समय तक आकाशवाणी पटना में कार्य किया। उनका पहला उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टाज के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। उनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा का सशक्त वर्णन है। मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति है। इनके उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि। कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। हम देखिए आगे, पाठ है निर्भय बनो। ये निर्भय बनो यह पाठ उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में इसका चित्रण किया गया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। सभी में निर्भयता होनी चाहिए। निर्भयता यानी भय रहित। सभी को कोई न कोई बाबत में किसी न किसी रूप में थोड़ा सा भी भय रहता है। बच्चों को यानी आपको, विद्यार्थियों को कैसा भय होता है आप जानते हैं? परीक्षा का भय रहता है। भय यानी चिंता भी। चिंता रहनी चाहिए, थोड़ी सी चिंता, ज़्यादा नहीं। चिंता बुरी बात नहीं है। चिंता यानी चिंतन होना चाहिए कि परीक्षा आने पर मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। इसके लिए अगर चिंतित रहेंगे
तो आगे कुछ कर पाएंगे। आजकल ये कोरोना के कारण इसका भय भी सभी को सताता रहता है। बड़े लोग होते हैं उसे समृद्धि का भय होता है, रोजगारी का भय रहता है, चिंता रहती है। धनवान है तो धन का भय रहता है, नहीं है तो उसे प्राप्त करने का धन रहता है। इसी तरह भय किसी न किसी रूप में होता है, लेकिन यहाँ लेखक श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी ने निर्भय बनने के लिए कहा है। उनके कितने चौराहे में से एक अंश लिया गया है। ये 1966 में प्रकाशित हुआ। इनमें लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं को संयोजित किया है। इसमें पात्र है, नवयुग का पात्र है, जिसमें प्रियोदा है। प्रियोदा का नाम है प्रियव्रत। रोबी है, कालू है, सूर्य नारायण और इब्राहिम है। और बाद में इस क्लब में नई भर्ती होती है मनमोहन जो इस दल में शामिल होता है। निर्भय बनो इस अंश में प्रियोदा यानी प्रियव्रत एक क्लब का नेतृत्व करता है और इसके साथ ही क्लब के सभी सदस्य, इस दल के सभी सदस्य इसके अनुसार आचरण करते रहते हैं। तो यहाँ सभी नवयुवक हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे निर्भय बनना चाहिए। निर्भय यानी भय रहित होना चाहिए। आप पाठ देखते हैं। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा मतलब प्रियव्रत इसका नाम है, जो क्लब का सदस्य है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः ही सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। भला चंगा यानी स्वस्थ हो जाए। यहाँ प्रियव्रत है, वह मैट्रिक में पढ़ता है। उसे सभी प्यार करते हैं। तो किस वजह से प्यार करता है? उसका नेतृत्व बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और वह अकेला ही काम करने लगता है, कभी दूसरे सदस्यों के साथ, कभी अकेला। क्या काम करते हैं वह? सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते हैं। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज मांगना। कभी अकेला भी निकल पड़ता है, कभी साथियों के साथ भी। और स्कूल का कोई भी छात्र या कोई शिक्षक, कोई अध्यापक बीमार पड़ा तो उसकी टोली के कोई भी सदस्य उनके घर जाकर उनकी सेवा करते रहते हैं। कब तक करते हैं? जब तक वह स्वस्थ न हो जाए तब तक। इसी तरह उनके कार्य बड़ा सराहनीय है, इसलिए प्रियव्रत को सभी बहुत प्यार करते, सभी लोग उसे जानते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। दल यानी टोली, समूह। उन लोगों में मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। तो स्कूल में सभी पढ़ते हैं, तो ये सदस्य तो थे ही, लेकिन मनमोहन का मन भी हुआ, इसलिए उसे भी इसमें हिस्सा दिया जाता है, उसे शामिल कर दिया जाता है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। यानी ये लोग सब कब तय करते हैं? परमान नदी के उस पार बालूचर। परमान नदी में, परमान नदी का नाम है। परमान नदी के उस पार बालूचर पर, बालूचर यानी रेतीला तट। नदी में जो रेती होती है, तो ये रेतीला तट पर वहाँ बैठते हैं सभी। छुट्टी के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ सभी इकट्ठा होते हैं, वहाँ खेलकूद करते हैं, गाना बजाना भी करते हैं। और प्रियोदा है वह दुनिया भर की
खबर सुनाता रहता है और बाद में तय किया जाता है कि रविवार को कौन कहाँ पर मुठिया वसूलने जाएगा और कौन किसकी सेवा करेगा। यानी सभी तय शनिवार को ही हो जाता है और रविवार को सभी काम में लग जाते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। यहाँ मनमोहन को मोना नाम से जानते हैं, यानी संक्षिप्त में उसका नाम बोला जाता है। जैसे प्रियव्रत को प्रियोदा कहते हैं, उसी तरह मनमोहन को कहते हैं मोना। वह कैसा है? बड़ा तेज है और क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना ये मुहावरा है, यानी भली भांति देखना, संपूर्ण रूप से देखना। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा, इसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो मनमोहन ने उत्तर दिया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है जो भगवान का अवतार समझा जाता है, जो भारतवर्ष में। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन पहले तो चुप रहा, फिर बोला, वकील। इसकी इच्छा है कि वह वकील बन जाए। सभी ठठाकर हंसे, सभी जोरदार हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा यानी कोलेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से उसे डर लगने लगता है। मनमोहन को डर है हैजे का, यानी कोलेरा का डर लगता रहता है, इसलिए वह चुप रहता है। आगे सवाल करता है प्रियोदा, गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। तो मनमोहन गाना गा सकता है, जानता है, लेकिन तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो सूर्यनारायण है, वह सभी को तैरना सिखाता है, इसलिए वह कहता है कि अगर उसे सिखाना है तो पहले उसे पानी में फेंकना होगा, तो वह तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए तैरना सीख जाएगा। सभी हंस पड़े इस सूर्यनारायण की बात से। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो सूर्यनारायण कैसा है? जो पढ़ने में तो कमजोर है, लेकिन उसका शरीर बड़ा मजबूत है। उसे सभी सूरज पहलवान से जानते हैं और उसका काम है सभी को तैरना सिखाना। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया ने शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए? वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तो ये लोग प्रभात फेरी भी करते हैं। प्रभात फेरी यानी सुबह सुबह गांव में जो घूमते हैं और गीत गाते हैं, लोक जागृति करते हैं, उसे बोलते हैं प्रभात फेरी। तो ये लोग प्रभात फेरी भी करते हैं और उनके गीत भी है, इसलिए वह मोना को कहते हैं कि उसे वह सीख जाए और प्रभात फेरी में ये दोनों गीत गाए। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। पश्चिम की ओर झुकना सूर्य का मतलब संध्या होना। बालूचर पर लाली उतर आई। आप देखते हैं संध्या के समय पृथ्वी पर कैसे रंग पड़ते हैं। तो यहाँ बालूचर भी लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पक्षी, तो वह भी समूह में अपना अपना दल बनाकर, अपनी टोली बनाकर अपने घर पर यानी बांस या वन की ओर लौटने लगे, अपने घर जाने लगे, अपने घोंसले की ओर जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। जबकि प्रियोदा के सभी सदस्य हैं
वह पंक्ति यानी कतार, एक कतार में वह भी घर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब कदीन पहिया, हरब भोला गरीब कदीन। ये वहाँ की भाषा है, बिहार की भाषा। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जई लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लोटा लैलक छीन। कृत्यानंद जाने का वह भी सदस्य है। ये भी एक क्लब का सदस्य है। तो वह बोल पड़ा, विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। लाचारी यानी लोकगीत। तो ये अभी जो गाना सुना वह विद्यापति का लोकगीत है। लाचारी लाचारी ठट्ठाएं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर की आवाज आई। टट्ठाए यानी बंदूक में से गोली चली। जब कृत्यानंजा विद्यापति के बारे में बता रहा है कि लाचारी, तो सामने दूसरे सदस्य भी बोलते हैं कि लाचारी ये क्या है, तो वह समझाता है और तभी ही टट्ठाए की आवाज आती है। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर दूर देर तक रोता रहता है। विकल यानी व्याकुल होकर। उसका जोड़ा, जो पक्षी गिरा है फायर से जो गिर पड़ा, उसका जोड़ा, इसका युगल एक है वह जो जीवित है, वह विकल हो जाता है और बहुत देर तक रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनोमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मटमैला अंधकार यानी गाढ़ अंधकार नहीं, मटमैला यानी मिट्टी जैसा मैला, ऐसा अंधकार। उसी समय अर्दलीनोमी यानी अफसर का एक नौकर है, वह दौड़कर आता है और मरी हुई चिड़िया का डैना यानी पंख पकड़ चिल्लाता है कि वह मिल गया है, जिसका शिकार किया वह पक्षी मिल गया है। इब्राहिम बोला, सब टिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख। तो इब्राहिम तुरंत ही कहता है कि ये तो बड़ा मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट यानी रुक जाओ। प्रियोदा इब्राहिम को रोकता है कि तुम्हें ऐसा साला भारी खचड़ा नहीं बोलना चाहिए। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने एक ऐसा कार्य किया है, यानी एक पंछी को मार दिया है, इसलिए उसने इसे खचड़ा कहा। तो यहाँ दल के कई नियम भी हैं। और कैसे नियम हैं आगे पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी दल का नियम है कि दल का कोई भी सदस्य गाली गलौज नहीं कर सकता, अपशब्द नहीं बोलता। अगर वह गलती से भी उसके मुंह से गाली निकल गई तो 9 तक उसे माफ किया जाता है। जब वह 10वीं गाली बोलता है कि तुरंत इस क्लब से उसे निकाल दिया जाता है। इसलिए प्रियोदा कहता है कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, यानी हमारे साथ नहीं रखेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी आपत्ति। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये प्रियोदा बोलता है कि हम बोलते हैं तो हमारा मुंह खराब होता है, वह तो सुनने वाले नहीं हैं। मगर वे जो गाली देते हैं, यानी वे भी गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन यानी सूक्ष्म बात। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। जानते हो मतलब यानी क्लब का नियम जो है इसको फॉलो करना है। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। यहाँ परमा नदी
से वह सभी घर निकले और तभी रास्ते में सहुआइन धर्मशाला आती है और वहाँ से सभी का रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। तभी कालू बोला, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। तो मोना तुरंत तैयार हो जाता है मोना को उसके घर भेजने में। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा मोना को घर पहुँचाने के लिए तैयार है और कालू को बताता है कि तू घर जा, मैं उसे पहुँचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास में के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में पेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? तो रास्ते में सुनी जगह पर आकर प्रियोदा मोना को लेकर रुक जाता है और वहाँ उसे समझाता है। कैसी जगह है? दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं और खंडहर और मैदान है। खंडहर यानी ऐसी जगह जो गिरी हुई है, कई हिस्सा गिर गया है और कहीं कोई आता जाता नहीं, कोई रहता नहीं है वहाँ, ऐसी जगह को खंडहर बोलते हैं। और कैसे निर्जन सुनी जगह है, बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। तो पीपल के पेड़ के पास से निकलते हैं तो किसी को डर लगता है। कारण क्या है कि उसके पत्ते हैं, जब हवा के कारण हिलते हैं तो भी डर लगने लगता है। और ये तो सुनी जगह है, कोई आता जाता नहीं है। वहाँ एक मकान है, कैसा है? पोस्टमार्टम हाउस है। वहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, ऐसा प्रियोदा मोना को समझाता है। तो इसी कारण भी वहाँ डर लोगों को रहता है। यहाँ संतालियो शब्द यानी संताली एक आदिवासी जाति का नाम है कि उसी तरह जैसे वह झुंड बनाकर नाचते हैं, वैसे ही भूत पिशाच भी वैसा ही करते हैं, यानी वह नाचते हैं। यानी ये लोगों का मानना है। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा मोना को पूछते हैं कि क्या तू अकेले यहाँ आएगा, आ सकता है? तो वह ना बोलता है कि नहीं, उसे डर लगता है। तो प्रियोदा हंसने लगता है। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। जो 10 काम करता उसे भूत प्रेत कुछ भी नहीं करता, कोई तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो यहाँ मनमोहन गाने लगता है, तो गाने के कारण डर गायब हो जाता है। तो प्रियोदा उसे समझाता है कि जो 10 काम करता है, 10 प्रकार का काम करता है, मतलब ज़्यादा काम करता है, यानी उसका मन काम में ही लगा रहता है। तो डर के बारे में, चिंता के बारे में सोचना आता ही नहीं, ये विचार ही नहीं आता कि उसे डर लगता है। तो जो बहुत सारा काम करता है, यानी 10 प्रकार का काम करता है, उसे भूत डराता नहीं, तंग नहीं करता, यानी उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए डर इसमें रहता ही नहीं। इसी तरह प्रियोदा मोना का भय दूर करता है। तो यहाँ पर मोना है, उससे डर लगता है, हैजा का डर लगता है, कोलेरे का डर लगता है, पानी से डर लगता है, वह तैरना नहीं जानता। तो नहीं जानता मतलब कि वह तैर नहीं सकता, तो डरता है पानी में कूदने में, पानी में तैरने में। तो जो इसका जो डर है, सब डर यहाँ दूर कर दिया जाता है। यहाँ निर्भय बनो, यानी सबको निर्भय बनना चाहिए। तो ये डर कैसे दूर हो सकता है? कभी कभी ये हमारा डर काल्पनिक भी हो सकता है। अगर हम सोचते रहे कि मुझे डर लगता है, तो हम हमारे में डर रहता ही है। अगर डर मन से निकाल दिया जाए, इसके लिए, इसे भगाने के लिए दूसरे काम में हम लग जाते हैं, तो हमारा डर निकल जाता है। कभी कभार अनुभव करने से, एहसास होने के बाद भी डर निकलता है।
इसलिए हमारे मन में कभी डर नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी कोई बाबत हो तो उसे भूल जाने का। अगर हम भूल जाते हैं तो हम निर्भय बन सकते हैं। तो निर्भय बनने के लिए अनुभव भी इतना आवश्यक है। अनुभव से, एहसास से धीरे धीरे डर दूर हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे। शब्दार्थ है बालूचर यानी नदी का रेतीला तट है। मुठिया मुट्ठी भर अनाज। हैजा कोलेरा। पखेरु पक्षी। लाचारी एक लोकगीत है। विकल यानी व्याकुल। डैना यानी पंख। हर्ज यानी आपत्ति। तो यहाँ हमने ये पाठ पढ़ा, थोड़ा समझाया। आप भी दूसरी बार पढ़िएगा और अपने मन से भय को निकाल दीजिएगा। जो भी भय है, परीक्षा का भय रहता है बच्चों को ज़्यादातर, तो परीक्षा का भय हम कैसे दूर कर सकते हैं? चिंतन बहुत ज़रूरी है, लेकिन भय ज़रूरी नहीं है। अगर परीक्षा का भय रहता है तो हमें नियमित गृह कार्य करना होता है। नियमित अगर गृह कार्य करें, पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़े और ध्यान से लिखे भी, तो हमारा ये भय हमेशा के लिए, परीक्षा का जो डर है वह हमेशा के लिए दूर हो जाता है। धन्यवाद।